नमस्कार दोस्तों, इंफ्राटॉक्स के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर की शुरुआत करते हैं तेलंगाना से, जहां पर दोस्तों तेलंगाना सरकार स्टेट के अंदर एक मेगा इको टाउन को तैयार करने जा रही है, स्पेसिफिकली हैदराबाद के पास। और इसके लिए तेलंगाना सरकार और किता क्योशो रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच में एग्रीमेंट वगैरह साइन हो चुका है। तो दोस्तों ये इको टाउन रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट के बंदा रविरियाला विलेज में बनकर तैयार होगा, जापानी सिटी किता क्योशो के लैंड्स पर, जो कि ग्लोबली जानी जाती है उसकी बेस्ट इन्वायरमेंटल प्रैक्टिस के लिए। और अभी ये जो इको टाउन यहाँ पर बनाया जाएगा वो फैला होगा 494 एकड़ के एरिया में, जहाँ पर इसके पहले फेज को लेकर भी प्लानिंग वगैरह स्टार्ट हो चुकी है। पहला फेज 80 एकड़ के एरिया में फैला होगा। ये तो नहीं बताया गया है कि किस टाइप की फैसिलिटीज यहाँ पर बनेंगी, लेकिन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और इको फ्रेंडली अर्बन प्लानिंग के ऊपर यहाँ पर मेन फोकस होगा। अगली दो सब्जेक्ट आंध्र प्रदेश से है, जहाँ पर दोस्तों इंडियन आईटी जायंट इन्फोसिस के द्वारा आंध्र प्रदेश के अंदर एक नया कैंपस सेटअप किया जाएगा। और इसके लिए आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा इनको विशाखापट्टनम के अंदर लैंड अलॉट कर दी गई है। तो दोस्तों इस आईटी कैंपस को लेकर आंध्र प्रदेश सरकार काफी लंबे समय से इन्फोसिस के पास रिक्वेस्ट कर रही थी कि वो एक कैंपस विशाखापट्टनम के अंदर भी सेटअप करें, और जिसके फिर बाद में इन्फोसिस तैयार भी हो गया था। और आज से कई महीने पहले उन्होंने फ्री प्रपोजल आंध्र प्रदेश सरकार के पास में सबमिट कर दिया था। आज से कुछ हफ्ते पहले फिर इसको आंध्र प्रदेश स्टेट इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड के द्वारा अप्रूवल दी गई, और अब 99 पैसे पर एकड़ के रेट से इनको 20 एकड़ ऑफ लैंड यहाँ पर लीज पर दी गई है, ऑलमोस्ट 99 ईयर्स के लिए। यानी आप कह सकते हैं कि फ्री ऑफ कॉस्ट लैंड इनको यहाँ पर दी गई है। 750 करोड़ रुपीज की इन्वेस्टमेंट इन्फोसिस के द्वारा की जाएगी। फेज 1 2029 के आसपास तैयार हो जाएगा, जहाँ पर इसके बन जाने के बाद विशाखापट्टनम का जो आईटी लैंडस्केप है वो तो इम्प्रूव हो गई होगा, साथ ही साथ 7,000 के आसपास जॉब्स इसके थ्रू जनरेट हो पाएंगी। अगली दो अपडेट गाजियाबाद से है, जहाँ पर दोस्तों गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा एक नए मेट्रो कॉरिडोर का प्रपोजल सामने रखा गया है। और अभी उन्होंने दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड को कहा है कि इसके लिए डीपीआर वगैरह प्रिपेयर की जाए। तो दोस्तों ये मेट्रो लाइन वैशाली से गोकुलपुरी के बीच में बनाई जाएगी वह हिंडन एयरपोर्ट। दिल्ली मेट्रो की ब्लू लाइन का एक टाइप से एक्सपेंशन होगा, जहाँ पर एक साइड पर तो ये ब्लू लाइन से कनेक्टेड होगी, जबकि दूसरी साइड पर ये पिंक लाइन से कनेक्टेड होगी। 16 किलोमीटर के आसपास इसकी लेंथ होने वाली है, और इन बिटवीन 7 मेट्रो स्टेशन भी बनाए जाएंगे, जिसके चलते साहिबाबाद, मोहन नगर, वसोंडा, इंडियन सिविल टर्मिनल और गगन विहार जैसे जो एरियाज है वो लिंक हो पाएंगे। इसके दोस्तों दो और छोटी स्ट्रेचेस को लेकर भी यहाँ पर प्लानिंग की गई है, और उनका प्रपोजल भी गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा तैयार किया गया है। लेकिन पहली प्रायोरिटी 16 किलोमीटर का एक कॉरिडोर है, और इसके ऊपर ही सबसे पहले काम किया जाएगा। एक बार जब डीपीआर वगैरह यहाँ पर तैयार हो जाती है तो हमें और चीज़ें क्लियर होती हुई दिखाई देंगी। अगली दो अपडेट सी प्लेन सर्विस को लेकर है, जहाँ पर दोस्तों स्काई होप एविएशन को एयर ऑपरेटर सर्टिफिकेट मिल चुका है हमारे डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन की तरफ से। और इसके चलते आप देखेंगे कि भारत का पहला डेडिकेटेड कमर्शियल सी प्लेन सर्विस ऑपरेशन भारत में स्टार्ट हो पाएंगे। तो दोस्तों इस सी प्लेन सर्विस में बेसिकली 19 सीटर एम्फीबियस एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल किया जाएगा इस कंपनी के द्वारा, जो कि कनाडा बेस्ड कंपनी के द्वारा बनाए गए हैं। इनिशियली लक्षद्वीप आइलैंड्स को मेनलैंड भारत से कनेक्ट करने की बात की गई है, मेनली ईस्टर्न कोस्ट पर, जहां पर आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु जैसी जो स्टेट्स हैं उनको कनेक्ट किया जाएगा। वैसे मैं आपको बता दूं कि उत्तराखंड के टिहरी लेक और गंगा बैराज पर इसकी टेस्टिंग और ट्रायल वगैरह कंप्लीट हो चुके हैं, और क्योंकि वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो पाए थे तो इसी के चलते इनको डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन की तरफ से अप्रूवल मिल पाई है। आगे चलकर इनके द्वारा ये भी प्लानिंग की जा रही है कि ये गंगा रिवर के ऊपर भी इसी टाइप की सी प्लेन सर्विसेज को इंट्रोड्यूस करेंगे। अगली दोस्तों फिर से अपडेट आंध्र प्रदेश से है, जहाँ पर दोस्तों गूगल के मेगा डेटा सेंटर को लेकर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि आंध्र प्रदेश के सीएम के द्वारा इसको लेकर फाउंडेशन रखने का काम किया गया है। दोस्तों ये डेटा सेंटर बेसिकली एक डेटा सेंटर कैंपस होगा, जो 3 अलग अलग लोकेशन पे बनाया जाएगा। इनमें से एक कैंपस अनकपल्ली के रंबिल्ली में बनेगा, जबकि 2 कैंपस विशाखापट्टनम के अदावीवरम और तर्लुवाड़ा में बनकर तैयार होंगे। 1 गीगावाट की इनकी टोटल कैपेसिटी होने वाली है, और मल्टीपल बिल्डिंग्स यहाँ पर बनेगी। डेटा सेंटर के साथ साथ हाई कैपेसिटी सबमरीन केबल लैंडिंग स्टेशन और डेडिकेटेड फाइबर नेटवर्क भी यहाँ पर बिछाया जाएगा। गूगल ये काम अडानी के साथ मिलकर करने वाला है, जहाँ पर $15 बिलियन की इन्वेस्टमेंट होगी। आप कह सकते हैं कि भारत के इतिहास में वन ऑफ द लार्जेस्ट सिंगल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होने वाली है। 2028 के आसपास इसका कोर इंफ्रास्ट्रक्चर बनकर तैयार हो जाएगा, और फिर आपको इसके चलते थाउजेंड्स ऑफ नई जॉब्स जनरेट होती हुई दिखाई देंगी। अगली दो अपडेट एक नए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर है, जहाँ पर दोस्तों भारत और न्यूजीलैंड के बीच में एक नया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लिया गया है, और इसके चलते आपको दोनों कंट्रीज का बायलैटरल ट्रेड कई गुना बढ़ता हुआ दिखाई देगा। दोस्तों वैसे मैं बता दूं कि इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर पिछले साल मार्च के आसपास बातचीत स्टार्ट हो गई थी। दिसंबर के आसपास यानी कि 9 महीनों के अंदर अंदर सारी बातचीत कंक्लूड कर ली गई थी, और अभी जस्ट इसको साइन करना ही बाकी था, और वो काम ये भी ऑफिशियली कर दिया गया है। इस एग्रीमेंट के अंतर्गत होगा है कि भारत की ऑलमोस्ट 8000 से ज़्यादा गुड्स को ड्यूटी फ्री एक्सेस मिल पाएगी न्यूजीलैंड के मार्केट में, जिनके ऑलमोस्ट हमारे जो 100% एक्सपोर्ट्स हैं उनको न्यूजीलैंड के मार्केट में ड्यूटी फ्री एक्सेस मिल पाएगी। टेक्सटाइल्स, फार्मास्यूटिकल्स, इंजीनियरिंग गुड्स,
लेदर एंड फुटवियर, इस तरह के जो अलग-अलग सेक्टर्स हैं वहाँ पर आपको एक्सपोर्ट्स बढ़ते हुए दिखाई देंगे। इसके अलावा अगले 5-10 सालों के अंदर-अंदर न्यूज़ीलैंड की कंपनीज़ भारत के अंदर $20 बिलियन से ऊपर की इन्वेस्टमेंट करेंगी। साथ ही साथ वीज़ा वगैरह को लेकर यहाँ पर अच्छी खासी प्रोविज़न्स बनाई गई है, जहाँ पर इंडियन वर्कर्स और स्किल्ड प्रोफेशनल्स को वीज़ा मिलना थोड़ा और आसान बन जाएगा। और इसके रिटर्न में न्यूज़ीलैंड को इंडियन मार्केट में 70% टैरिफ लाइन्स पर ड्यूटी फ्री एक्सेस मिल पाएगी। हमारा एग्रीकल्चरल मार्केट, डेयरी मार्केट, एडिबल ऑयल्स, शुगर, इस तरह के जो मार्केट्स हैं उनको यहाँ पर प्रोटेक्ट किया गया है। और पहला टारगेट तो यही है कि दोनों कंट्रीज़ का ट्रेड इसके अंतर्गत डबल किया जाए। अगली दोस्त अपडेट हमारी रेलवेज़ की तरफ से है, जहाँ पर उसको रेलवेज़ ने फाइनली अपग्रेड अनाउंस कर दिया है शताब्दी ट्रेन्स और जनशताब्दी ट्रेन्स का। और अभी रेल बोर्ड ने सारे के सारे रेल ज़ोन्स को ये कहा है कि उनके ज़ोन्स में जितनी भी शताब्दी और जनशताब्दी ट्रेन्स ऑपरेट हो रही हैं, जिनको अपग्रेड की ज़रूरत है, उनको आइडेंटिफ़ाई करके उनका अपग्रेडेशन प्रपोज़ल रेल बोर्ड के पास में सबमिट किया जाए। तो दोस्तों, शताब्दी ट्रेन्स और जनशताब्दी ट्रेन्स के बारे में आप जानते हैं कि ये देश की वन ऑफ द ओल्डेस्ट ट्रेन्स हैं, जो काफ़ी लंबे समय से देश के अंदर ऑपरेट हो रही हैं। अभी जो इनमें से मेजॉरिटी ऑफ द ट्रेन सेट्स हैं, उनको अपग्रेड की ज़रूरत है, जिसके ऊपर फाइनली अब रेलवेज़ के द्वारा फोकस किया जाएगा। पैसेंजर अमेनिटीज़ जैसे कि टॉयलेट्स, सीट्स, चार्जिंग पोर्ट्स, स्नैक टेबल्स, फुट एंड आर्मरेस्ट, डोर, ओवरहेड पैनल्स, कोच इंटीरियर्स, कोच फ्लोरिंग, विंडो ग्लासेस, इन सब चीज़ों के ऊपर रेलवेज़ के द्वारा काम किया जाएगा और इन सब चीज़ों को अपग्रेड किया जाएगा। इसके अलावा कोचेस के जो एक्सटीरियर्स है, उनके एस्थेटिक्स को भी अपग्रेड करने पर रेलवेज़ की तरफ फोकस किया जाएगा। ओवरऑल आप कह सकते हैं कि इन ट्रेन्स का आपको एक नया लुक देखने को मिलेगा। अभी फिलहाल 50 ट्रेन सर्विसेज यानी कि 100 के आसपास ट्रेन सेट शॉर्टलिस्ट किए गए हैं, जहाँ पर अपग्रेड की खास ज़रूरत है। बाकी धीरे-धीरे जैसे-जैसे रेल ज़ोन्स के द्वारा प्रपोज़ल भेजे जाएंगे, वैसे-वैसे ट्रेन्स को अपग्रेड किया जाएगा। अगली दोस्तों अपडेट बेंगलोर से है, जहाँ पर दोस्तों बेंगलोर मेट्रो की पिंक लाइन ट्रायल स्टेज में एंटर कर चुकी है, क्योंकि बेंगलोर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा इसको लेकर ट्रायल्स वगैरह स्टार्ट किए गए हैं। तो दोस्तों, ये पिंक लाइन वैसे ओवरऑल 21 किलोमीटर लंबी है, जो बनेगी कलेना से नगावारा के बीच में। लेकिन अभी फिलहाल इसमें से 7 किलोमीटर की टेस्ट तैयार हुई है और उसी के ऊपर भी ट्रेलो टेस्टिंग वगैरह कंडक्ट की जाएंगी। आरडीएसओ इन ट्रायल्स को कंडक्ट कर रहा है, जहाँ पर ऑसिलेशन, ब्रेकिंग, स्पीड, ट्रैक एंड सिस्टम इंटीग्रेशन जैसी जो सारी की सारी चीज़ें हैं, वो सबको टेस्ट किया जाएगा। और अगर आप कह सकते हैं कि मई के बाद ही इस पिंक लाइन को कमर्शियली ओपन किया जाएगा। अगली दोस्तों फिर से अपडेट हमारी रेलवेज़ की तरफ से है, जहाँ पर दोस्तों रेलवेज़ के द्वारा मुंबई अहमदाबाद वंदे भारत ट्रेन को परमानेंटली अपग्रेड कर दिया गया है और अब ये वंदे भारत ट्रेन 20 कोचेस के साथ में ऑपरेट करेगी। दोस्तों, वैसे मैं आपको बता दूं कि अहमदाबाद से मुंबई के बीच में 3 अलग-अलग वंदे भारत ट्रेन ऑपरेट हो रही हैं, लेकिन जिस वंदे भारत ट्रेन की बात मैं कर रहा हूँ, ये भारत की 45वीं वंदे भारत ट्रेन थी, जो कि स्पेसिफिकली अहमदाबाद जंक्शन से मुंबई सेंट्रल के बीच में ऑपरेट करती है। अभी फिलहाल ये ट्रेन 16 कोचेस के साथ में ऑपरेट करती थी, पर क्योंकि डिमांड काफ़ी ज़्यादा हाई है, तो रेलवेज़ के द्वारा 4 और कोचेस यहाँ पर ऐड कर दिए गए हैं, जिसमें 3 तो एसी चेयर कार कोचेस हैं, जबकि एक एग्जीक्यूटिव क्लास का कोच है। ओवरऑल इसके चलते इस ट्रेन की पैसेंजर कैरिंग कैपेसिटी 271 पैसेंजर से और बढ़ गई है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से अपडेट सबमिट करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।